नमस्कार, बाजार अगले हफ्ते में स्वागत है आप सबका। मैं हूं स्वाति रैना। पूरे हफ्ते का एक्शन बताएंगे आपको आज, साथ ही सोमवार के लिए स्ट्रैटेजी भी जानेंगे। आप भी पूछिए हमसे सवाल। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9582222666। साथ ही फेसबुक पर @ZEE Business ऑनलाइन, ट्विटर पर @ZEE Business अपने सवाल भेजें #बाजार आज और कल लिखकर। आपकी तैयारी कराने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से जानेंगे बाजार पर स्ट्रैटेजी, और साथ ही एक और खास मेहमान है ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन। संदीप जी, स्वागत करते हैं हम आपका आज के शो में। जानेंगे आपसे भी बाजार पर राय और कुछ कॉलर से भी बातचीत करें, लेकिन उससे पहले आज बाजार कैसा रहा उस पर एक नजर डाल देते हैं। ग्लोबल मार्केट से मिले कमजोर संकेतों से लगातार तीसरे दिन भारतीय शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 1000 से ज्यादा अंकों की गिरावट के साथ करीब 59,000 पर बंद हुआ। निफ्टी गिरा 302 अंक और 17,327 के लेवल पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी 1084 अंक गिरकर 39,546 के लेवल पर बंद हुआ आज। और आइए अब अनिल जी से समझते हैं कि हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बाजार में इतनी तेज गिरावट क्यों आई। हफ्ते के आखिरी दिन भारतीय बाजारों पर दिखा दबाव। अमेरिकी बाजारों से कमजोरी के संकेत थे, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन डॉलर इंडेक्स के मजबूत होने की वजह से और लगातार 3 दिन अमेरिकी बाजारों के गिरने की वजह से भारतीय बाजारों का कमजोर खुलना तय था। खुले कम कमजोरी के साथ और उसके बाद लगातार ऊपरी हिस्सों से दबाव रहा। निफ्टी के बजाय बैंक निफ्टी ने आज फिर से कमजोरी को लीड किया और ऊपरी हिस्सों से गिरते गिरते दिन के अंत तक दिन के एकदम निचले स्तरों के करीब जाकर भारी गिरावट के साथ बंद हुए, और गिरावट भी ऐसी और इतनी की जिसका अंदाजा सुबह शायद ही किसी को रहा हो। अब तक यह समझा जा रहा था कि ग्लोबल मार्केट्स की कमजोरी में बड़ा खरीदारी का मौका बनता है, लेकिन आज हफ्ते के आखिरी ट्रेडिंग सेशन ऐसा कहीं कुछ भी नजर नहीं आया, सिवाय सुबह पहले आधे घंटे के कि कहीं कोई खरीदारी का मूड माहौल हो। निफ्टी 17,300 के बेहद करीब जाकर बंद हुआ और बैंक निफ्टी 39,600 के पास जाकर बंद होता हुआ दिखा, यानी कि 4 डिजिट में बैंक निफ्टी और निफ्टी भी 300 पॉइंट से ज्यादा का कट आज दिखाता हुआ नजर आया। ब्रॉडर मार्केट में भी बड़ी जबरदस्त कमजोरी का माहौल था। कैश मार्केट के स्टॉक्स में जबरदस्त बिकवाली होती दिखी और वायदा कारोबार के कई शेयर धड़ाम से गिरते हुए नजर आए। तो एफआईज की बिकवाली, अमेरिकी बाजारों की कमजोरी, डॉलर इंडेक्स की मजबूती, ये 3 फैक्टर आज शुक्रवार के दिन बड़े भारी पड़ते नजर आए भारतीय बाजारों पर। तो जबरदस्त मुनाफा वसूली का ट्रेडिंग सेशन बाजार के लिए हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन। संदीप जी, अभी क्या स्ट्रैटेजी रखने का समय है, सतर्क रहें। संदीप जी, अनम्यूट प्लीज कर दीजिएगा। या सॉरी, हाँ, वेरी सॉरी। देखिए, कॉशियस तो रहना ही है, और पिछले हफ्ते में जब भी मैं इवनिंग शोज में आ रहा था न्यूज वाले में, तो मैं यही बात कर रहा था कि हमें काफी कॉशियस रहना। और इस बार तो एक चीज और देखिए, बैंक निफ्टी ने अगुवाई ली थी पहले तेजी में, और आज बैंक निफ्टी ज्यादा टूटा, और उसके बाद और निफ्टी और बाकी सारे इंडाइसेस काफी टूटे और विक्स भी बढ़ गया। फिर डॉलर इतना ज्यादा मजबूत हो रहा है, तो वो एक चिंता का विषय है। बट अभी शाम को अगर हम देखते हैं तो क्रूड को देखकर थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है कि क्रूड अच्छा खासा टूटा हुआ आज। सो लेट्स सी, ऐसा नहीं कि मिक्स सिग्नल्स है। और ओवरऑल एक और चीज, अपने 50 डेमा के नीचे आज मार्केट डिसाइसिवली बंद हुआ है। अब देखते हैं कि मंडे को किस तरीके का रुझान रहता है। अगर 1-2 क्लोजिंग और आ जाती है तो फिर मार्केट और भी करेक्शन दे सकता है। सो वन हैज टू बी कॉशियस, और मेरे हिसाब से डिफेंसिव बेट्स पे थोड़ा ध्यान लगाना चाहिए। जैसे कि एफएमसीजी वो थोड़ा आउट परफॉर्म कर रहे थे, इवन आईटी भी थोड़ा संभलने की कोशिश कर रहे हैं, इवन फार्मा भी थोड़ा ठीक लग रहा था। तो उन्हीं तर्ज पे कॉल्स में लाया हूं आज। ओके, और अब चलिए कुछ आपके पसंदीदा स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। संदीप जी, हफ्ते भर का नजरिया किसी को रखना हो, पोजिशनल व्यू कौन से स्टॉक में ऐसे बाजार में रखने की आप सलाह देंगे, और लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा स्टॉक है आपके पसंद? बिल्कुल, देखिए, मैं पोजिशनल पिक के तौर पे लाया हूं होंडा इंडिया पावर प्रोडक्ट्स, और ये स्टॉक को मैंने जेम्स में भी दिया हुआ है। टारगेट्स अचीव हुए थे, फिर उसके बाद अभी नीचे आया हुआ है, करेक्शन है। तो मुझे लगता है कि स्टॉक पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, और 1590 और 1630 का टारगेट लगाएं, और 1460 का स्टॉप लॉस। ओके, पोजिशनल व्यू होंडा इंडिया पावर में रखने की सलाह संदीप जी की तरफ से, और लॉन्ग टर्म व्यू कौन से स्टॉक में रखने की सलाह देंगे? बिल्कुल, जैसे मैंने बोला था कि पोजिशनल के बाद, सॉरी, जो मैं बोला था कि भाई लॉन्ग टर्म के लिए या ओवरऑल डिफेंसिव पे ध्यान देना चाहिए, तो मैं वही डिफेंसिव स्टॉक लाया हूं आज, और वो है प्रॉक्टर एंड गैम्बल हाइजीन एंड हेल्थ केयर, PGHH
जिसको बोलते हैं। तो इसमें ध्यान रखना है कि 2 स्टॉक हैं ऐसे, और प्रोक्टर एंड गैम्बल के नाम से ही। तो ये एचएच वाला है जो कि ओवरऑल जो पैंटीन और ये सारे ब्रांड्स बनाते हैं और फेमिनिन हाइजीन ब्रांड्स बनाती है, जैसे कि विस्पर है, विक्स है। बहुत जबरदस्त कंपनी है, वर्ल्ड वाइड बहुत जबरदस्त इनका नेटवर्क है। और ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि इन लेवल्स पे ये स्टॉक अच्छा लगता है। और एक और बात, पहले भी मैंने जब दिया था तो इसका टारगेट्स अचीव हुआ था, और अभी भी मैं अगर बोलूं तो ये 110% के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पे है, 80% के रिटर्न ऑन इक्विटी पे है, और पिछले 3 साल की कैगर भी 10-11% के लगभग रही है। लाजमी है कि जीरो डेट कंपनी रहती है ये। और ओवरऑल अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स देखते हैं तो पिछले 3 क्वार्टर्स बहुत गजब के गए थे, सितंबर, दिसंबर और मार्च। जनरली वो क्वार्टर्स इस कंपनी के लिए बहुत बढ़िया रहते हैं, तो इसलिए और कॉन्फिडेंस आता है। और अगर आप देखते हैं एफआईआईज डीआईआईज, तो एफआईआईज डीआईआईज भी होल्ड करते ही हैं ठीक ठाक 16-17%, और प्रोमोटर्स की करीब 71%। तो ऐसे स्ट्रॉन्ग हैंड्स में ये स्टॉक है, और मुझे ऐसा लगता है कि इन लेवल्स पे लेना चाहिए। और ओपीएम्स की अगर हम बात करें तो वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है इस कंपनी के। थोड़ा सा लास्ट क्वार्टर में जरूर से रॉ मटेरियल का इंपैक्ट इसमें भी देखने को मिला, बट जिस तरीके से हम देख रहे हैं आईटीसी परफॉर्म कर रहे हैं, एचयूएल परफॉर्म कर रहा है, तो ये स्टॉक भी अच्छा खासा परफॉर्म करना चाहिए। और अपर साइड बहुत बढ़िया लगती है, तो 16,950 और 17,150 के टारगेट के लिए स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए पीएनजी हाइजीन में खरीदारी की सलाह आ रही है संदीप जैन की तरफ से। आइए अब कुछ दर्शकों के सवाल करते हैं शो में शामिल। पहला सवाल व्हाट्सएप पर इटावा से ब्रजेश गौतम पूछ रहे हैं, एमएनएम फाइनेंस पर इनका सवाल है। 400 शेयर इनके पास है, 204 है एमएनएम पर इनकी खरीद। खबरें आई आरबीआई की सख्ती से जुड़ी हुई, जिसकी वजह से शेयर लुढ़का। दरअसल आरबीआई ने रिकवरी के लिए थर्ड पार्टी आउटसोर्सिंग पर रोक लगा दी। अब शेयर में तो दबाव रहा, इनको भी कुछ नुकसान है। एमएनएम फाइनेंस क्या स्ट्रैटेजी रखने की सलाह देंगे? देखिए, बात तो सही है, आज जो हुआ वो जबरदस्त हुआ, और उसकी वजह से शायद दूसरे भी एनबीएफसीज और बैंक्स पे भी इंपैक्ट पड़ा है इस पर्टिकुलर जो आरबीआई की जो अनाउंसमेंट आई है उसकी वजह से, और ये पर्टिकुलरली काफी अफेक्टेड रहा। तो मेरे हिसाब से देखिए, जिन्होंने ले रखा है वो होल्ड करे, क्योंकि बहुत ज्यादा करेक्ट हो चुका है, और अब जितना रिएक्शन आना था आ गया। बहुत ज्यादा अब ओवर रिएक्ट इन टर्म्स ऑफ सेलिंग स्टॉक नहीं करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से बने रहने की सलाह है, क्योंकि मुझे एनबीएफसीज में और बैंक्स में जबरदस्त आगे आने वाले दिनों में ग्रोथ दिख रही है। जिस तरीके की एसेट क्वालिटी और उनके एनपीएस और ये सब में इंप्रूवमेंट आ रहा है, तो सर्टेनली ये स्टॉक सारा अच्छा करेंगे। जस्ट दैट कि आज मार्केट का सेंटीमेंट भी खराब था और ये नेगेटिव न्यूज भी थी, तो और ज्यादा गहरा गई गिरावट। तो बिल्कुल होल्ड करके रखिए आने, क्योंकि मैनेजमेंट के ऊपर मुझे बहुत भरोसा है, और इनकी जो रूरल रीच है ओवरऑल, इन सब पे बहुत भरोसा है। एमएनएम फाइनेंस बने रहने की सलाह आ रही है संदीप जैन की तरफ से। एक कॉलर से बात करते हैं, भुवनेश्वर से कैलाश दास हमारे साथ है। कैलाश जी, स्वागत करते हैं। कौन से स्टॉक पर सवाल है? गुड इवनिंग मैडम, मेरा स्टॉक है पेटीएम का 20 का स्टॉक, 950 भी लिया था, और एक स्टॉक है टीएन पेट्रो जो 101 में लिया है 500 स्टॉक। तो लॉन्ग टर्म के लिए क्या करना चाहिए मुझे? एक्सेल के लिए रखना चाहता हूँ। ओके, 1 साल का नजरिया पेटीएम पर पहले राय लेना चाहेंगे। संदीप जी, क्या करें ये पेटीएम में? देखिए, पेटीएम को लेकर मैं वैसे भी बहुत नेगेटिव था, जब आईपीओ आया था तभी भी नेगेटिव था, और उसके बाद भी जब भी सवाल पूछा गया तो मैं काफी नेगेटिव था। और इस कंपनी के देखिए लॉसेस बढ़ते जा रहे हैं। इनफैक्ट लास्ट, यहाँ तो प्रॉफिट्स की तो बात होती नहीं है, ये स्टार्टअप्स और ये जो नए जो न्यू जनरेशन कंपनीज और न्यू एज कंपनीज जिनको बोलते हैं, जो लिस्ट हो रही हैं, इन सब में गजब के हाथ जले हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, पिछले जून में इनका लॉस था 395 करोड़ का, इस जून में 628 करोड़ का। तो इस तरीके से तो लॉसेस बढ़ रहे हैं। जहां दूसरी कंपनियों की हम बात करते हैं प्रॉफिट्स बढ़ने की, और अब ऐसा नहीं कि ये बहुत ज्यादा नहीं है, काफी पुरानी कंपनी हो चुकी है, और यहाँ पे इस स्पेस में कंपटीशन भी गजब है। ये भी नहीं है कि ये मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन में, यहाँ पे बहुत सारे प्लेयर्स और बहुत जो बैंक्स है, इनका भी बहुत बड़ा प्रेशर इनके ऊपर बना हुआ रहेगा, इनके कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी पे। तो मेरे हिसाब से इस स्टॉक में जहां पे भी उछाल आए, निकलने की कोशिश करें। ठीक है, मानता हूं मैं लॉस है, बट निकलने की कोशिश करके दूसरे कोई ऐसे स्टॉक में हम जाएंगे जहां पे पैसा बन जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो आईटी स्टॉक्स है वो भी अच्छे खासे टूटे हुए हैं। तो इवन टीसीएस, इन्फोसिस, वहां पे एंट्री लेने की कोशिश करें, क्योंकि डॉलर जो मजबूत हो रहा है, तो इनको आगे आने वाले दिनों में जो रिसेशन की वजह से डिमांड की कमी की उम्मीद की वजह से जो कम हो रहा था, बट मुझे लगता है कि ये स्टॉक्स आगे जाके बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो इन्फोसिस और टीसीएस पे ध्यान दीजिए, और ये स्टॉक ऊपर आए
तो निकलने की कोशिश कीजिएगा 800 रुपए तक अगर बाउंस करता है। और एक क्विक रिएक्शन आपका टीएन पेट्रो पर संदीप जी, एक और स्टॉक इनका था। तो मैंने टीएन पेट्रो को मैंने काफी बार रेकमेंड किया चैनल पे, और ये मेरे को वैल्यूएशंस के लिहाज से बहुत सस्ता लगता है, डिविडेंड यील्ड बहुत बढ़िया है और ग्रोथ भी जबरदस्त दी है। पिछले अगर 3 साल के सेल्स की ग्रोथ और प्रॉफिट की कैगर तो करीब 45% की रही है, और ऊपर के लेवल से ये करेक्ट भी हुआ है, और यहाँ घबराना नहीं है इनको, बल्कि अगर नीचे आए तो थोड़ा एवरेजिंग भी कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जो क्वार्टरली नंबर्स और जो ओवरऑल फंडामेंटल्स देखता हूं और वैल्यूएशंस बहुत अट्रैक्टिव है, इन सबको देखते हुए स्टॉक होल्ड है और बिल्कुल नीचे आने पे और ले सकते हैं। थोड़ा नजरिया लंबा रखिए बस। ओके, बने रहे टीएन पेट्रो में। आशुतोष इस वक्त हमारे साथ है, उनसे जानते हैं उनका सवाल। आशुतोष जी बताइए, कौन से स्टॉक पर सवाल है? मैडम 2017 में मैंने टाटा एलेक्सी लिए है 100 शेयर 750 की अमाउंट से, तो 10 साल रखना है, 5 साल हो गए हैं और 5 साल और रख सकता हूँ कि नहीं, वो लॉन्ग टर्म पूछना है। और कोई कॉर्पोरेट एक्शन का कोई चांस है कि नहीं, वो भी पूछना है। पहले तो आप बधाइयां ले लीजिए, आप बहुत बेहतरीन प्रॉफिट पर हैं। टाटा एलेक्सी में 8 लाख का मुनाफा है संदीप जी, और अभी भी लंबी अवधि सोच रहे हैं। कुछ कॉर्पोरेट एक्शन जिससे कुछ स्टॉक में मूवमेंट आए, क्या सलाह देंगे इन्हें टाटा एलेक्सी में? नहीं, बिल्कुल ये होल्ड करें, बहुत बढ़िया बात है। और इन्होंने ऊपर के लेवल्स देखे हैं तो थोड़ा सा मन जरूर भारी होता होगा कि भाई आप 10,000 11,000 के भाव देखने के बाद अभी नीचे आया है, तो कहीं कोई घबराना नहीं है। आईटी स्टॉक्स में पिटाई हो रही है, ये एक रीजन है, तो ये भी इसीलिए पिटाई खाया। बट ओवरऑल 8,000 पे एक बहुत बढ़िया सपोर्ट है, मुझे नहीं लगता कि उसको जल्दी से तोड़ेगा। हर बार ये अपने, अगर मूविंग एवरेजेस की बात करें तो 50 डेमा से बार बार घूमता है, बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाता है। बट ओवरऑल 8,000 एक अच्छा सपोर्ट है, मेरे हिसाब से ये होल्ड करें। और फंडामेंटली तो देखिए बहुत स्ट्रांग है ही है। एक बात जरूर है कि इसके पी मल्टीपल्स देखें और प्राइस टू बुक वैल्यू देखें तो बहुत हाई है, बट अगेन जिस तरीके की ग्रोथ और जिस तरीके की कंसिस्टेंसी और जो प्रोस्पेक्ट्स है, कंपनी जिस तरीके से देखिए ईवीज और ये सब के लिए और कई बड़े बड़े ओईएम्स के लिए ये वेंडर है, तो इसलिए ये कंपनी को बहुत ज्यादा हाई वैल्यूएशंस मिल रहे हैं, रिटर्न नंबर्स आर एक्सीलेंट। तो मेरे हिसाब से स्टॉक को होल्ड करें, कहीं घबराना नहीं है। और कॉर्पोरेट एक्शंस को लेकर मुझे नहीं लगता कि इसमें कॉर्पोरेट एक्शन की एक्सपेक्टेशन ज्यादा रखनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। टाटा एलेक्सी बने रहिए, हमारे एक्सपर्ट की सलाह आपके लिए आ रही है। लखनऊ से ललित कुमार हमारे साथ है। ललित जी वेलकम, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल पूछेंगे? हाँ नमस्ते मैडम। मैडम डिक्सन टेक का पूछना था, 52 शेयर है मैम, 4400। खरीद क्या है आपकी? 4460। ठीक है, और कब तक रखना चाहते हैं? मैम समथिंग 1 ईयर, शॉर्ट टर्म। 1 साल, ओके। 1 साल तक का नजरिया डिक्सन टेक में, क्या सलाह देंगे इन्हें? अगेन देखिए, डिक्सन टेक भी मुझे महंगा लगता है। देखिए 118 के पी मल्टीपल वाला स्टॉक है, और ठीक है बहुत सारे प्लसेस हैं, और काफी कंपनी ने गजब के रिटर्न्स भी बना के दिए, और सरकार की भी जो पीएलआई स्कीम्स है उन सब के बेनिफिशियरी हैं। तो मेरे हिसाब से बस यही है कि मैं फ्रेश खरीदारी की राय में जनरली नहीं देता इस स्टॉक में, क्योंकि जितना मल्टीपल्स दिया जा रहा है उतनी ग्रोथ भी है, ये बात भी नहीं है। 50% के सेल्स की कैगर रही है, प्रॉफिट की कैगर भी 40-45% है, और ऊपर के लेवल से करेक्ट भी हुआ है, और नीचे करीब 3500 से 3700 रुपए एक अच्छा सपोर्ट है। तो मेरे हिसाब से बस होल्ड करने की राय है, और नजरिया इनको लंबा रखना पड़ेगा। ये स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म में ही अब पैसा बनेगा, इतनी जल्दी शॉर्ट टर्म में जितनी भी पॉजिटिव्स थी सब डिस्काउंटेड लगती है मुझे प्राइस में। ओके, चलिए ये तो राय रही डिक्सन टेक पर। अब आगे बढ़ते हैं। रांची से अरविंद कुमार सवाल हमें भेज रहे हैं। टाटा स्टील पर इनका सवाल है। 4200 शेयर इनके पास है, 106 इस पर इनकी खरीद है। इनफैक्ट आज ही खबर आई, टाटा ग्रुप की सभी मेटल कंपनियां टाटा स्टील में मर्ज होने की खबर आई, तो एक एक्शन डेफिनेटली है यहाँ पर इस स्टॉक में, पर इन्हें नुकसान है। टाटा स्टील में क्या आपको संभावनाएं नजर आ रही हैं अभी? देखिए ये जो मर्जर है ये सर्टेनली टाटा स्टील के फेवर में है। कई कंपनियों के अगर हम देखें रेशियोज देखें तो मर्जर रेशियोज देखें तो उन सबको देखते हैं, और प्लस
टाटा स्टील में जब सारी ये दूसरी कंपनियां आती है तो सबसे, हालांकि बहुत ज्यादा टर्नओवर नहीं है, आज मैं अनिल जी को भी सुबह सुन रहा था, बहुत बढ़िया लगी थी एनालिसिस की, आप अगर टाटा स्टील के सामने बाकी सारी कंपनियों को भी मिला दे तो 15-20% का टर्नओवर पे इंपैक्ट आता है। बट ये जरूर है कि सिनर्जी बनती है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, ये सारी चीजें होती हैं, बाकी कंपनियों के लिए और फायदा होता है। सो लेट्स सी बाद में कैसे वैल्यू ऐड होता है। तो मेरे हिसाब से टाटा स्टील इन्होंने ले रखा है, ये होल्ड करके रखे। आज के खराब मार्केट में भी पॉजिटिव न्यूज थी, इसीलिए बना हुआ था, चला हुआ था। बाकी सारे स्टॉक्स, जैसे कि अगर मैं टीम प्लेट की बात करूं जो कि मेरा जेम स्टॉक भी था, टाटा मेटालिक्स जो कि जेम स्टॉक है बट वन ऑफ माय फ्लॉपेस्ट आइडियाज था वेरी फ्रैंकली, तो वो भी इनफैक्ट सारे स्टॉक्स बाकी करेक्ट हुए। टीआरएफ काफी दिनों से चला हुआ था तो वो आज करेक्ट हुआ है। तो मेरे हिसाब से टाटा स्टील में ये बने रहे। टाटा स्टील को इन सब सिनर्जी का बहुत बड़ा बेनिफिट आने वाले सालों में मिलेगा। सोमवार के बाजार पर क्या रखे खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए क्या हो सकते हैं अहम संकेत, समझते हैं अनिल जी से। भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स लगभग 250 पौने 300 पॉइंट नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहे थे, यानी कि अमेरिका में लगातार चौथे दिन खराब सेशन हो सकता है, ये डर बिल्कुल था भारतीय बाजारों में। तो देखते हैं आज अमेरिका में क्या हाल होता है। और सोमवार सुबह जब हम लौटेंगे तो हमें डॉलर इंडेक्स पर भी नजर रखनी होगी, जो कि 20 साल की ऊंचाइयों पर 112 के ऊपर निकल चुका है, और डाउ फ्यूचर्स तो हम देखेंगे ही। इन सब के बीच एफआईज की तरफ से बिकवाली के आंकड़े भी बेहद अहम होंगे, क्योंकि पिछले 2 सेशन में एफआईज ने दमदार बिकवाली किए। तो आज देखते हैं क्या कुछ होता है। एक ही राहत की बात जो दिख रही है बाजारों में, मंथली एक्सपायरी के हफ्ते में हम आ चुके हैं और काफी हद तक बाजार ओवरसोल्ड होते दिख रहे हैं, स्पेशली बैंक निफ्टी पर काफी हद तक ओवरसोल्ड है। तो ओवरसोल्ड मार्केट, अगर थोड़ा कुछ अच्छा संकेत मिलता है कहीं से, तो हो सकता है निचले स्तर से रिकवरी करने की कोशिश करें। अब जो अहम सपोर्ट लेवल है बाजार के लिए, अगर आप देखेंगे निफ्टी पर तो 17,100 17,175 की रेंज में निकल कर आता है। अगर 17,300 के नीचे आप ट्रेड करना शुरू करते हैं तो ऊपर की तरफ 17,500 17,575 रुकावट की जगह होगी। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 39,000 39,200 अब अगला बड़ा सपोर्ट होगा, और ऊपरी स्तरों पर 40,000 40,200 की रेंज है, जिसके पार होने पर ही बैंक निफ्टी में ताकत का अंदाजा नजर आएगा। तो थोड़े से वोलेटाइल रह सकते हैं। अगला हफ्ता मंथली एक्सपायरी भी है, तो उस लिहाज से बाजारों में उतार चढ़ाव रहने की उम्मीद, आशंका आप रख सकते हैं। आइए अब सोमवार के ऑप्शन स्ट्रैटेजी पर चर्चा करते हैं मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया से। चंदन जी, स्वागत करते हैं। सोमवार के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी कहां रखने की सलाह देंगे? जी नमस्कार। देखिए, बाजार में वापस बिकवाली का दौर है, और पिछले वीक के बिकवाली के बाद इस बार भी ऊपर के लेवल से बिकवाली हुई, और निफ्टी पिछले 3 दिनों से लोअर हाइज बना रहा है। और इसकी मेन वजह यह है कि ग्लोबल मार्केट वीक हो रहे हैं, और तो उसकी वजह से कुछ दिन और लग सकते हैं। बाजार में वोलेटिलिटी का दौर रहेगा, इंडिया विक्स 20 के आसपास है। तो ऐसे कंडीशंस में आपको लॉन्ग और शॉर्ट रखनी चाहिए। हमारा ऐसा मानना है सिलेक्टिव एफएमसीजी और कंजम्पशन थीम में पॉजिटिव बायस रहेगा, वहीं मेटल, आईटी और सिलेक्टिव मिड कैप काउंटर में सेलिंग प्रेशर रहेंगे। तो इन सारे सिनारियो को ध्यान में रखते हुए हमारा ऐसा मानना है कि निफ्टी में मेजर सपोर्ट जो लगभग 17,000 17,100 के आसपास है, और 17,442 का हर्डल है, और वहीं 38,888 बैंक निफ्टी में सपोर्ट है। अब ट्रेडिंग आइडियाज की बात करें तो हमारा मानना है कि आईटीसी और सिलेक्टिव एफएमसीजी काउंटर अच्छा करने चाहिए। आईटीसी कहीं ना कहीं पॉजिटिव प्राइस पैटर्न बना रहा है, यहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी है और स्ट्रेंथ भी बनी हुई है। ओवरऑल हम एक्सपायरी वीक में तो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग की आशंकाएं भी बन रही है। तो 350 का आईटीसी की कॉल लेने की सलाह रहेगी। ₹2.80 के आसपास बंद हुआ, 50 पैसे का स्टॉप लॉस रहेगा, और हमारा मानना है कि ये कॉल डबल होते हुए लगभग ₹6 के टारगेट दिखा सकती है। वहीं दूसरी ओर हमारा मानना है कि ग्लोबल मार्केट की वीकनेस की वजह से आईटी और मेटल काउंटर वीक रहेंगे, और आईटी में हमारा मानना है टीसीएस थोड़ी सी और वीकनेस दिखा सकता है। टीसीएस की 2,980 की पुट लेने की सलाह रहेगी। ₹36 के आसपास बंद हुई है, ₹13 का सपोर्ट रहेगा, और ये पुट ऊपर में लगभग डबल होते हुए 32 से ₹76 के टारगेट बना सकती है। धन्यवाद करेंगे चंदन जी सोमवार के ऑप्शन स्ट्रैटेजी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ। और संदीप जी, सोमवार के लिए ट्रेड के लिए कौन सा स्टॉक है आपकी पसंद? बिल्कुल, देखिए मैंने सेफ्टी की बात कही थी, डिफेंसिव स्टॉक्स तो मैंने बाइंग की है, बट मेटल्स को मैं सेल करना चाहूंगा एक बार, और हिंडाल्को वो सेल करें। 396 पे बंद हुआ था, और 387 और 385 का इंट्राडे टारगेट्स लगाए, और 401 का स्टॉप लॉस। ओके, तो हिंडाल्को सेल कॉल आ रही है यहाँ पर हमारे आज के एक्सपर्ट संदीप जी की तरफ से। बहुत धन्यवाद करेंगे, आप हमारे साथ शो में शामिल हुए सर। तो बाजार अगले हफ्ते में बस इतना ही।